आदाब, मैं नज़रुल इस्लाम द पॉलिटिकल पल्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं और सारे एनालिस्ट इनकी राजनीतिक विश्लेषण में लगे हुए हैं। तो मैंने भी इन राज्यों का दौरा किया और वहाँ के सियासी हालात और सियासी ज़मीन को समझने की कोशिश की। और सबसे पहले जिस स्टेट की शुरुआत की वो थी छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर की विधानसभा सीट नंबर 86। जगदलपुर विधानसभा सीट में दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार काफी मशहूर, नीट एंड क्लीन इमेज और पैसे से शौकीन संपन्न है, और दोनों ही जगदलपुर के महापौर यानी कि मेयर रह चुके हैं। जगदलपुर के शहरी इलाकों में जब मैंने सर्वे किया और फिर इसका अपना एनालिसिस किया तो मुझे दोनों के बीच में काफी टक्कर देखने को मिला, और यहाँ मुझे नतीजा निकालने में काफी दुश्वारी आई, या फिर ये कह सकते हैं कि दुश्वारी को सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत नेक टू नेक फाइट नजर आई। लेकिन जैसे ही मैंने गांव के क्षेत्र में अपने रुख को मोड़ा तो इस सीट की तस्वीर क्लियर नजर आने लगी, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगरचे इस सीट पर काफी कड़ी टक्कर है और नेक टू नेक फाइट होने के बावजूद भी कांग्रेस प्रत्याशी मिस्टर जतिन जायसवाल 500 से 2000 वोटों से जगदलपुर विधानसभा सीट को जीत सकते हैं, और ये सीट कांग्रेस की झोली में जाती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं सुकमा की कोंटा सीट, विधानसभा नंबर 90। इस सीट से कांग्रेस ने हेवीवेट लीडर और 5 बार के विधायक कवासी लखमा को मैदान में उतारा है, और बीजेपी ने स्वयं मुक्का को टिकट दिया है। तो दूसरी तरफ सीपीआई ने मनीष कुंजाम को मैदान में उतारा है। इस सीट पर ट्रायंगुलर फाइट नजर आ रही है, और ये सीट फंसी पड़ी है, क्योंकि इस सीट पर कुछ भी कहना वाज़ेह तौर पे, साफ तौर पे कहना बहुत मुश्किल है, और इस बार कांग्रेस के एमएलए कवासी लखमा को जीतना काफी मुश्किल हो रहा है, और उनके लिए जीत काफी टफ नजर आ रहा है। बस्तर संभाग यानी कि बस्तर रीजन की इन 2 सीटों की बात करने के बाद अब बात करते हैं बस्तर रीजन के उन 12 सीटों की जहां पर कांग्रेस आराम से जीतती नजर आ रही है, या फिर भाजपा, या वो सीटें जिस पर कांटे की टक्कर है और कोई भी जीत या हार सकता है। इस पर ऐसी सीटों पर ये प्रेडिक्शन करना कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी, ये बहुत टफ है। तो आइए एक एक करके समझते हैं और जानते हैं कि कौन सी सीट किसकी झोली में जाती दिख रही है। पहला है केशकाल विधानसभा सीट, ये क्लियर तौर पे कांग्रेस की झोली में जाती हुई दिख रही है। दूसरा है बस्तर की सीट भी कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। तीसरी के बारे में मैंने आपको बताया जगदलपुर सीट भी काफी टक्कर के बाद कांग्रेस जीत लेगी। अब आते हैं चित्रकूट की तरफ। चित्रकूट में भी कुछ मुकाबला होगा, लेकिन ये भी कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। 5वीं जी सीट है जो कांग्रेस के झोली पे जाते हुए दिख रही है, वो है भानु प्रतापपुर। अब बात करते हैं वो सीटें जो भाजपा आराम से जीत सकती है। पहली सीट है अंतागढ़ की सीट भाजपा की तरफ जाती हुई दिख रही है। दूसरी है कोंडागांव में भी बीजेपी की क्लियर जीत नजर आ रही है। तीसरी है नारायणपुर जो सीट है, ये भाजपा जीतने की अधिक संभावना है। अब बात करते हैं वो सीट जिसपे ये प्रेडिक्ट करना, ये कहना काफी मुश्किल हो रहा है कि ये किसकी झोली में जाएगी, क्योंकि यहाँ काफी टफ फाइट है, या ट्रायंगुलर फाइट है, या फिर कोई इंडिपेंडेंट कहीं से खड़ा हो गया जो फाइट को टफ बना दिया है, या किसी का बगावत हुआ है। तो उन सब सीटों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि दंतेवाड़ा की सीट में काफी टफ फाइट है, और ये कांग्रेस भाजपा कोई भी जीत सकता है। इस पे क्लियर तौर पे बोलना, प्रेडिक्ट करना कुछ काफी मुश्किल हो रहा है, लेकिन हाँ, कांग्रेस थोड़ा सा एज में है और शायद वो जीते, लेकिन तभी भी अभी क्लियर तौर पर नहीं बोला सकता है। इसमें टफ फाइट है। कोंटा की सीट जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, कवासी लखमा की सीट है। इनको काफी जगह, काफी गांव वालों के जरिए विरोध का सामना करना पड़ा है, और उनको गांव में प्रचार के लिए जाने नहीं दिया गया है। अगरचे इनकी इलेक्शन मैकेनिज्म और इनका जो पार्टी में पकड़ और इनका जो इलेक्शन मैनेजमेंट वो बहुत तगड़ा, बहुत मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको बहुत चैलेंजेस का सामना है, और हो सकता है कि हार भी जाए। जीत जाए या हार जाए ये बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हार जाने की संभावना भी एक है। तीसरी जो सीट है वो है बीजापुर में कांग्रेस थोड़ी सी आगे चल रही है, लेकिन यहाँ भी टफ फाइट है, ये बोलना काफी मुश्किल हो रहा है। और आखिरी जो सीट है वो है कांकेर की सीट। कांकेर में भी टफ फाइट है, और यहाँ बिल्कुल क्लियर तौर से प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन ये सीट कोई भी पार्टी जीत सकती है। अब आते हैं बिलासपुर की तरफ। बिलासपुर से कांग्रेस ने शैलेश पांडे, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में जीत के आए थे,
और बीजेपी के बहुत ही कद्दावर लीडर अमर अग्रवाल को हराया था। और बीजेपी ने इस बार भी अमर अग्रवाल पर भरोसा जताया है और उन्हें ही टिकट दिया है। इस सीट पर भी काफी कड़ी टक्कर है, लेकिन इस बार अमर अग्रवाल की जीतने की संभावना ज्यादा है, यानी कि वो इस सीट को जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिलासपुर के बाद अब हम आते हैं अंबिकापुर की तरफ। अंबिकापुर विधानसभा सीट नंबर 10। इस सीट से कांग्रेस के दिग्गज और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव मुकाबले पे आए हैं और उनके खिलाफ बीजेपी के राजेश अग्रवाल है। ये सीट आराम से कांग्रेस की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है और टीएस सिंहदेव काफी भारी बहुमतों से जीत सकते हैं। अब हम चलते हैं दुर्ग सिटी विधानसभा नंबर 64। इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से अरुण वोरा और बीजेपी की टिकट से गजेंद्र यादव को उतारा गया है और इस सीट पर भी कांग्रेस को आसानी से जीत मिल सकती है। अगरचे अरुण वोरा की पार्टी में भी बहुत मुखालफत हुई थी और उनके खिलाफ नारा भी दिया गया था कि बघेल जरूरी है, अरुण वोरा मजबूरी है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के एकमात्र मुस्लिम एमएलए मोहम्मद अकबर की सीट कवर्धा की। कवर्धा से पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में मोहम्मद अकबर काफी भारी बहुमतों से जीत के आए थे और इसी कारण भूपेश बघेल ने और कांग्रेस आला हाईकमान ने फिर से इनको इस मैदान से उतारा है, यानी कि कवर्धा विधानसभा सीट से इनको टिकट दिया है और इस सीट पर भी कांग्रेस जीतती दिखाई दे रही है और मोहम्मद अकबर भारी वोटों से जीत जाएंगे, या ऐसा कह सकते हैं कि भारी मतों से जीतने की प्रेडिक्शन की जा सकती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं दो निहायती अहम सीट, जिसको आप वीवीआईपी सीट बोल सकते हैं। एक सीट है एक्स सीएम रमन सिंह की सीट और दूसरी सीट है मौजूदा सीएम मिस्टर भूपेश बघेल की सीट। मौजूदा बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट और एक्स सीएम डॉक्टर रमन सिंह को राजनांदगांव विधानसभा सीट नंबर 75 से मैदान में उतारा गया है और इसी सीट से कांग्रेस ने उनके मुकाबले के लिए गिरीश देवांग को मैदान में उतारा है और इस विधानसभा सीट पर काफी कड़ी टक्कर की उम्मीद की जा रही है और गिरीश देवांग डॉक्टर रमन सिंह को बहुत टफ टाइम देते हुए दिखाई दिख रहे हैं। लेकिन सख्त मुकाबला होने के बावजूद भी, इंटरेस्टिंग फाइट, टफ फाइट होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि रमन सिंह जीत जाएंगे और ये सीट बीजेपी निकालने में कामयाब हो जाएगी। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे अहम सीट और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वीवीआईपी सीट में से एक सीट, पाटन की सीट। यह सीट मौजूदा सीएम मिस्टर भूपेश बघेल की सीट है। इस सीट से बीजेपी ने इनके ही भतीजे मिस्टर विजय बघेल को मैदान पर उतारा है। इन दोनों के बीच काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला रहा है और अभी तक 2:1 का रेशियो रहा है। विजय बघेल अपने चचा भूपेश बघेल के खिलाफ 2003 में भी चुनाव लड़े और वो हार गए थे और फिर दोबारा 2008 के असेंबली चुनाव में इलेक्शन लड़े और भूपेश बघेल को हराने में कामयाब हुए और 7,842 वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन फिर वो दोबारा 2013 के असेंबली इलेक्शन में उतरे और अपने चचा से चुनाव हार गए थे। इस बार वो बीजेपी के जरिए मैदान में उतारे गए हैं, लेकिन इस बार उनके हारने की संभावना बहुत अधिक है और भूपेश बघेल ऐसा लग रहा है कि आराम से अपनी सीट जीत लेंगे। अब जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, आपको मैंने लगभग छत्तीसगढ़ की हर संभाग और लगभग कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ वीवीआईपी सीट बात करने के बाद, लगभग छत्तीसगढ़ की सभी संभागों से बात करने के बाद अब हम छत्तीसगढ़ की राजधानी की तरफ रुख करते हैं और इस छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और उस शहर की सीटों का हाल जानते हैं। रायपुर शहर की शुरुआत हम सबसे पहले रायपुर ग्रामीण से करते हैं। रायपुर ग्रामीण से कांग्रेस के अपने निहायती दिग्गज नेता 6 बार के एमएलए रहे सत्यनारायण शर्मा के बेटे पंकज शर्मा को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने इनके खिलाफ मोतीलाल साहू को मुकाबला करने के लिए उतारा है। लेकिन ये सीट भी आराम से कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और सत्यनारायण शर्मा के इमेज के कारण उनके बेटे पंकज शर्मा भी आराम से जीत सकते हैं और इस सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं रायपुर वेस्ट की, यानी कि रायपुर पश्चिम। इस सीट से बीजेपी ने राजेश मठ को कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय के खिलाफ मैदान में उतारा है। इस सीट पर काफी टक्कर की उम्मीद की जा रही है क्योंकि राजेश मठ जो है वो भी एक हेवीवेट लीडर है और विकास उपाध्याय युवा नेता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में राजेश मठ को हरा चुके हैं, युवा नेता है, काफी तेज तर्रार लीडर है और दोनों के बीच में काफी दिलचस्प और काफी जबरदस्त कड़ी टक्कर देखने की उम्मीद है की जा रही है। लेकिन ये सीट भी कांग्रेस की झोली में जाते हुए दिख रही है और इस बार फिर से राजेश मठ को हार का सामना करना पड़ सकता है। और अब हम बात करते हैं रायपुर की सबसे जटिल और सबसे पेचीदा विधानसभा सीट, विधानसभा नंबर 50, रायपुर नॉर्थ। इस सीट से कांग्रेस अजीत कुकरेजा को टिकट देने वाली थी, लेकिन किसी कारण आखिरी वक्त में ये टिकट मौजूदा विधायक मिस्टर कुलदीप सिंह जंजा को दे दिया गया, जिससे नाराज होकर अजीत कुकरेजा ने निर्दलीय चुनाव लड़ना पसंद किया और वो निर्दलीय खड़े हो गए और इस सीट से कांग्रेस की वोट को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और काफी दिलचस्प बात यह है
कि इस सीट पर काफी सिंधी वोटर है और ये सिंधी वोटर जो है परंपरागत तौर पर ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट करते हैं। लेकिन अजीत कुकरेजा के इंडिपेंडेंट खड़े होने से एक तरफ तो वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं और दूसरी तरफ भाजपा के वोट में भी सेंधमारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि भाजपा का भी वोट उनको आएगा, एक तरफ से कांग्रेस का वोट उनकी तरफ जा रहा है और एक तरफ से भाजपा का भी वोट उनको दिखाई दे रहा है। अब इस तरह से देखा जाए तो वो कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही सेंध लगाते दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं बीजेपी के कैंडिडेट की तरफ। रायपुर नॉर्थ से बीजेपी ने पुरिंदर मिश्रा उतारा है, जो कि बाहरी कैंडिडेट और इस क्षेत्र में इनकी कोई खास पहचान नहीं है। इस बात से नाराज होकर सविता जगत, जो कि बीजेपी से टिकट की दावेदार और उम्मीदवार थी, उनको टिकट ना दिए जाने पर वो भी इंडिपेंडेंट खड़ी हो गई और इस तरह से बीजेपी के वोट में भी सेंधमारी दिखाई दे रही है। यानी कि बीजेपी के वोट दो तरफ से, एक तरफ से अजीत कुकरेजा सिंधी वोट को बांटते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरफ से खुद सावित्री जगत, जो कि भाजपा की लीडर है, वो भाजपा का वोट भी काटती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे राजनीतिक हालात में जहां पर दोनों ही पार्टी के बागी खड़े हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही के वोट डिवाइड होते दिखाई दे रहे हैं, ये कहना निहायत ही मुश्किल और जटिल है कि कौन सा उम्मीदवार इस सीट से जीत दर्ज कर सकता है या जीत सकता है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये मैच त्रिशंकु होने वाला है और त्रिशंकु हो गया है और कोई भी जीत सकता है। इस सीट पर खुल के बोलना कि या तो कुलदीप जुनेजा जीतेंगे या पुरिंदर मिश्रा जीतेंगे या फिर अजीत कुकरेजा जीतेंगे, तीनों के ही, अजीत कुकरेजा की भी जीतने की एक संभावना है, कुलदीप जुनेजा की जीतने की भी संभावना है और पुरिंदर मिश्रा की भी जीतने की संभावना है। लेकिन कुलदीप जुनेजा इन राजनीतिक समीकरण में थोड़े से आगे दिखाई दे रहे हैं। क्यों? कि जहां पर उनका कांग्रेस वोट नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ भाजपा की वोट जो अजीत कुकरेजा काट रहे हैं और फिर भाजपा ही की वोट जो सावित्री जगत काट रही है। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है, मेरे एनालिसिस, मेरा जो राजनीतिक तजुर्बा है, मेरा जो राजनीतिक विश्लेषण करने का जो तरीका है और जो मैंने एक्सपीरियंस जुटाया है, उस एक्सपीरियंस के बिना पर मैं बोल रहा हूँ, उस नॉलेज और उस तजुर्बे से मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि शायद कुलदीप जुनेजा जीत सकते हैं, कांग्रेस इससे जीत सकती है। लेकिन इस बात के लिए मैं श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, बल्कि ये मैं कह रहा हूँ कि एक चांस है कि कुलदीप जुनेजा ये सीट निकाल ले। अभी तक जो हमने बात किया है वो कुछ इंटरेस्टिंग सीट, कुछ नेक टू नेक फाइट वाली सीट या फिर कुछ ऐसी सीट जो बहुत ही वीवीआईपी थी, जैसे कि रमन सिंह की सीट और भूपेश बघेल जी की सीट। लेकिन मेरे हिसाब से जो सीट सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वीवीआईपी, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे रोमांचक और सबसे अहमियत का हामिल सीट है, वो है रायपुर दक्षिण विधानसभा नंबर 51। और अब हम बात करेंगे इसी रायपुर दक्षिण, रायपुर साउथ विधानसभा सीट के बारे में। मेरे लिस्ट में ये सीट सबसे ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा वीआईपी सीट है, क्योंकि इस सीट से बीजेपी ने अपने सबसे कद्दावर नेता और 1990 से लगातार 7 मर्तबा से जीतते चले आ रहे हेवीवेट लीडर मिस्टर बृजमोहन अग्रवाल को मैदान पर उतारा है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा मिस्टर बृजमोहन अग्रवाल के बारे में बताना जरूरी समझता हूँ और उनके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मिस्टर बृजमोहन अग्रवाल स्टूडेंट रहते ही पॉलिटिक्स में आए और स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स करते करते 1990 में उन्हें पहली बार रायपुर टाउन से चुनाव लड़ने को दिया गया, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, और वो 1990 की विधानसभा में जीत करके आए और वो असेंबली में पहुंचे। और फिर इसके बाद 1993 और 1998 में इसी विधानसभा सीट से जीत कर आए। इसके बाद जब मध्य प्रदेश से कटकर नए राज्य छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ तो वो 2003 में भी इस सीट से जीते और नई नवेली और पहली छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा बने। इसके बाद जब 2008 में रायपुर टाउन का रीस्ट्रक्चर हुआ, यानी कि नए तौर पर उसका गठन हुआ और रायपुर टाउन को 9 हिस्सों में बांट दिया गया, यानी कि 9 असेंबली सीटों में बांट दिया गया। तो वह रायपुर साउथ विधानसभा यानी कि रायपुर दक्षिण से मैदान में उतारे गए और यहाँ से 65,688 वोटों की भारी बहुमत से जीत कर विधानसभा में पहुंचे। इसके बाद वो 2013 और 2018 में जीते, लेकिन इनके वोट मार्जिन में कमी आई और अभी तक इन्हें एक भी चुनाव में हार का मुंह नहीं देखना पड़ा है। पिछली विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस की जबरदस्त लहर थी, तब भी वो कांग्रेस के कन्हैया लाल अग्रवाल को 17,000 से ज्यादा वोटों से हराने में कामयाब हुए। इस मर्तबा इनकी जीत या इनके जो पॉलिटिकल लास्ट सफर है ये इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा है। इस मर्तबा कांग्रेस ने रायपुर सिटी साउथ से निहायत ही जबरदस्त और मजबूत कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। इस मर्तबा कांग्रेस पार्टी ने जिसे अपना कैंडिडेट बनाया है, इनका नाम महंत राम सुंदर दास है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम कांग्रेस उम्मीदवार के बारे में भी बताना जरूरी समझते हैं और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये
महंत राम सुंदर दास हैं कौन है ये महंत राम सुंदर दास? राम सुंदर दास छत्तीसगढ़ के दूधाधारी टेम्पल यानी कि दूधाधारी मंदिर के महंत और पुजारी हैं और पूरे रायपुर बल्कि ये कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में काफ़ी इज्जत व एहतराम यानी कि बहुत ही सम्मान के साथ सम्मान की निगाह से इनको देखा जाता है और पूरा रायपुर इन्हें अपना गुरु मानता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महंत पुजारी और गुरु ही हैं, वो इससे पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं और चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। वो सबसे पहले 2003 में पामगढ़ विधानसभा सीट से 6,734 वोटों से चुनाव जीते थे और फिर 2008 में जयजयपुर या फिर जांजगीर चांपा सीट से भी दोबारा चुनाव जीते थे, लेकिन 2013 में इन्हें इसी सीट से हार का सामना करना पड़ा था। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो बघेल ने इन्हें गौ सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया और वो बघेल के करीबी माने जाते हैं। हालांकि बीजेपी के उम्मीदवार बहुत ही कद्दावर और मजबूत हैं, लेकिन इनके खिलाफ उतरे कांग्रेस के उम्मीदवार भी इन्हीं के टक्कर और जबरदस्त है और मुकाबला नहायत ही दिलचस्प होने वाला है। अब एक नजर कर लेते हैं दोनों ही के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स की, यानी कि जो नकारात्मक दृष्टिकोण है और सकारात्मक दृष्टिकोण है दोनों के, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं, एक निगाह कर लेते हैं। करते हैं बृजमोहन अग्रवाल की। बृजमोहन अग्रवाल के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है, यानी कि उनके सकारात्मक बिंदु क्या है। पहला जो पॉजिटिव पॉइंट यानी कि सकारात्मक बिंदु है बृजमोहन अग्रवाल का, वो है वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति का लंबा एक्सपीरियंस। आपको जैसा कि मैंने पहले बताया है कि स्टूडेंट लाइफ से ही पॉलिटिक्स में आ गए थे। 90 में वो पहली बार विधायक बने, लेकिन इससे पहले 88-87 में भी वो पॉलिटिक्स में सक्रिय रहे हैं और 90 में पॉलिटिक्स में आने के बाद वो लगातार चुनाव मैनेजमेंट, बूथ लेवल मैनेजमेंट, वार्ड मैनेजमेंट वो करते आए हैं और अपने साथ साथ अपने करीबियों के लिए भी वो प्रचार प्रसार करते हैं और चुनाव में दूसरे राज्यों में चुनाव में जाते हैं और बूथ लेवल का मैनेजमेंट से लेकर के वार्ड लेवल मैनेजमेंट और हर तरह का जो पॉलिटिक्स में जो मैनेजमेंट होता है, जो एक विधायक को, सांसद को जिताने के लिए जो रणनीति, जो स्किल की जरूरत होती है, वो सब से ये संपन्न है और इन सब में ये परिपूर्ण है। दूसरा जो पॉइंट है, वो मोस्ट इमिनेंट पॉलिटिशियन इन द रायपुर सिटी, इवन इन द छत्तीसगढ़। आप अगर रायपुर जाएंगे और खासकर रायपुर दक्षिण, रायपुर साउथ का दौरा करेंगे या लोगों से बात करेंगे तो शायद ही आपको कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो बड़ा समझदार, जो वोटर है, तो शायद ही कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो बृजमोहन अग्रवाल को नहीं जानता होगा। सब लोग उनसे परिचित हैं क्योंकि वो सबके किसी के बुलाने पर चले जाते हैं, शादी में, बर्थडे पार्टी में या किसी भी तरह का ओकेजन होता है, पूजा वगैरह में, दीपावली में, कोई भी पूजा में कोई उनको बुला लिया, अपने शादी में बुलाता तो वो जाते मिलते हैं और मिलनसार स्वभाव के आदमी है, अच्छे इंसान, अच्छे व्यक्ति है, इसलिए उनकी पहचान बहुत अच्छी है, लोग सब उन्हें जानते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि रायपुर में, आप रायपुर से बाहर चले जाएं, आप धमतरी जाएं, महासमुंद जाएं, जगदलपुर जाएं, कांकेर जाएं, रायगढ़ जाएं, राजनांदगांव जाएं, तो सभी लोग उनको पहचानते हैं और वो काफी पॉपुलर है, काफी मशहूर पॉलिटिशियन। ये इनकी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरा जो अहम पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट उनका, वो है एक्सीलेंट कंट्रोल ओवर कार्डर। इनकी जो कार्डर पार्टी में, चाहे वो नेता हो चाहे पार्टी के अपलाइन में, इनकी पकड़ बहुत अच्छी है। इनके कार्डर को जो जहाँ बोलते हैं वो उनके कहने पर वहाँ अपना काम और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं बखूबी तरीके से और बहुत अच्छे से इनका काम करते हैं। चौथा जो इनका पॉजिटिव पॉइंट है वो है साउंड इकोनॉमिक कंडीशन। इनकी आर्थिक कंडीशन बहुत अच्छी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं आज का जो दौर है, आज की जो पॉलिटिक्स है, उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है और उनके पास इतना पैसा है और इनका होटल बिजनेस वगैरह भी है, कृषि भी है और भी कई छोटे मोटे बिजनेस हैं जिनसे इनको जो इलेक्शन कैंपेन के लिए जो पैसे, जो फंडिंग की जरूरत पड़ती है वो आराम से दस्तयाब हो जाती है। पांचवा जो पॉइंट है वो है एक्सीलेंट इलेक्शन मैनेजमेंट स्किल। अब ये पॉइंट क्या है कि इनको चूंकि काफ़ी दिन से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, काफ़ी दिन से इलेक्शन जिताते आए हैं सभी को और अपने राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, तो इनको जो इलेक्शन मैकेनिज्म है वो बहुत अच्छे समझ में आता है, बहुत अच्छे जानते हैं उसको मैनेज करना, उसको अपने लिए फ़ायदे के लिए अपनी तरफ मोड़ना और कौन बंदे को कहाँ लगाना है, किसको कहाँ बैठाना है, ये सब बहुत अच्छे से आता है। इनको मैनेज करना और इलेक्शन मैकेनिज्म को यूज़ करना बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, जो इनकी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है और इनके लिए बहुत लाभदायक होता है। हमने अभी तक बृजमोहन अग्रवाल जी की पॉजिटिव पॉइंट्स को देखा, अब थोड़ा सा देख लेते हैं नेगेटिव पॉइंट उसकी क्या क्या है। इनकी जो पहली नेगेटिव पॉइंट है वो है एंटी इनकम्बेंसी। जैसा कि मैंने बताया कि लगातार 90 से 7 बार के विधायक है और 33 सालों से ये जीतते चले आ रहे हैं, एक बार भी इनको कोई हरा नहीं पाया है।
लेकिन इतने दिन विधायक रहने के बाद आपको जैसे पता है, जानते हैं कि कोई 5 साल 10 साल विधायक रहता है तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, कुछ लोग उनसे नाराज हो ही जाते हैं। तो इनके साथ भी वही है, बहुत सारे वोटर बोल लेते हैं हमारे लिए क्या किया गया। इनके पार्टी के खुद के लोग हैं, बहुत सारे इनके पार्षद हैं, बहुत सारे पार्टी मेंबर हैं जो इनको सीएम बनता या आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते, तो उससे नाराज चल रहे हैं। और इनको इस समय इस विधानसभा चुनाव में यानी कि 2023 के चुनाव में इनको एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है या सामना मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी जो नेगेटिव पॉइंट है वो है डिसकंटेनमेंट अमंग सम पार्टी मेंबर्स। भाजपा में और खासकर इस सीट पे विधान रायपुर दक्षिण में कुछ ऐसे बीजेपी के लोग हैं जो नहीं चाहते कि विधायक इनको टिकट मिले, इनको टिकट देना नहीं चाह रहे थे और चाह रहे थे कि उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको प्रमोट किया जाए। नहीं प्रमोट किए जाने के कारण वो नाराज चल रहे हैं और वो शायद इनका साथ नहीं देंगे। इनकी तीसरी जो नेगेटिव पॉइंट है, नकारात्मक बिंदु है, वो है लॉबिंग बाय सम पार्टी मेंबर। इनके खिलाफ कुछ लोग लॉबिंग करते नजर आ रहे हैं, यानी कि चाहते हैं कि ये हार जाए, इनको टिकट ना मिले और ये हार जाए तो अच्छा है, ताकि उनका रास्ता आगे के दिनों में साफ हो सकता है, साफ हो सकता है। अब तक हमने जो बात करी वो मिस्टर बृजमोहन अग्रवाल के बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव बात की। अब जो हम बात करते हैं वो कांग्रेस प्रत्याशी मिस्टर महान राम सुंदर दास के बारे में कि उनका पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट क्या है। इनकी जो पहली पॉजिटिव पॉइंट है वो है नीट एंड क्लीन इमेज। जैसा कि मैं आपको बताया, ये गुरु हैं, महान थे मंदिर के और इन्होंने बहुत सोशल वर्क किया है अपने इस क्षेत्र में। और आपको जैसे बता दूं कि इन्होंने बस के लिए जगह भी दान किया है और भी गरीबों के लिए काम किया है। तो उस क्षेत्र में काफी इनका इमेज अच्छा है, साफ सुथरी छवि है, अच्छे इंसान है, अच्छे व्यक्ति है। इस तरह की इमेज से वो जाने जाते हैं और लोग उनको पसंद करते हैं। दूसरी जो बात है, हाईली रेस्पेक्टेड पर्सन। महान पुरोहित होने के कारण पूरा शहर, और अगर मैं बोलूं कि पूरा छत्तीसगढ़ इनकी रिस्पेक्ट करता है। इवन की जो इनके अपोनेंट है भाजपा वाले भी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं और खासकर जो इनके प्रतिद्वंदी हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, वो भी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनका सम्मान करते हैं, क्योंकि इनके में ऐसा कुछ नेगेटिविटी नहीं है। तो ये इम्पैक्ट इनके लिए काम कर रहा है। तीसरा जो इनका पॉजिटिव पॉइंट है वो सपोर्ट ऑफ हाई कमांड एंड मेयर एजाज डावर। इनको हाई कमांड से मतलब यहाँ पर मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, महान राम जी जो हैं सीएम भूपेश बघेल के करीबी हैं, उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको पूरा सपोर्ट है इनकी विधानसभा। और मेयर एजाज डेवर जो रायपुर शहर के मेयर हैं, मिस्टर एजाज डेवर, वो भी इनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। इनके इलेक्शन जीतने में जो इलेक्शन मैकेनिज्म की जरूरत होती है वो पूरी तरह से वो इनके साथ लगा रखे हैं और अपना पूरा तन मन धन और अपना पूरा जो इनका जो सिस्टम है पॉलिटिक्स का, वो मेयर एजाज डेवर पूरी तरह से इनके साथ है। और इनका जितना भी जो दल है, इनके जितने गुरु है, सब का सब इनको समर्पित कर रखा है इनको सीट जिताने के लिए। चौथा जो अहम पॉजिटिव पॉइंट है वो यूनिटी विद इन द पार्टी। बहन जी को टिकट दिए जाने के कारण इस रायपुर दक्षिण में कांग्रेस के बीच में एक एकजुटता दिखाई दे रही है, यूनिटी दिखाई दे रही है। इसकी वजह मैं बता रहा हूँ क्यों। पहले अक्सर हुआ करता था, या आप अभी भी देखते हैं कि बहुत सारी सीटों पे, जैसे मैंने बताया रायपुर नॉर्थ में जब कुलदीप जुनेजा को टिकट दिया कुलदीप जुनेजा जी को टिकट दिया गया तो अजीत कुकरेजा जो है इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। इसी तरह से रायपुर में पहले ऐसा इस तरह का माहौल हो सकता था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे दावेदार थे कांग्रेस में ही, जिनमें से एक नाम तो कन्हैया लाल अग्रवाल है जो पिछले बार के रनर अप रहे हैं। दूसरा नाम सन्नी अग्रवाल है जो इस बार काफी कोशिश कर रहे थे और वो भी काफी अच्छे नेता माने जाते हैं। वो टिकट के बड़े दावेदारों में से एक थे और वो टिकट लेने की कोशिश कर रहे थे। तीसरे जो है सतनाम सिंह बनांगे जो 3 बार के पार्षद है और उनकी भी छवि बहुत अच्छी है। चौथे जो है वो प्रमोद दुबे है, वो भी काफी अच्छे लीडर है, काफी मशहूर है और बड़े नेता माने जाते हैं, तो वो भी टिकट की दौड़ में शामिल थे। और 5वां जो नाम है वो है खुद मेयर एजाज डेवर। लेकिन एजाज डेवर चूंकि मुस्लिम है, उनको टिकट देने से तुष्टीकरण का, पोलराइजेशन का खतरा हो सकता था, इसलिए पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और महान राम सुंदर दास को टिकट दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब उनको टिकट दिया गया, उनके टिकट पर विचार विमर्श हुआ, तो डेफिनेटली सबको बैठाकर विचार विमर्श किया गया होगा और सबके कंसेंट से, सबके एग्रीमेंट से, सब सहमति से इनको टिकट दिया गया होगा और सबकी सहमति पर ही इनका नाम फाइनल किया गया होगा और फाइनल करने के बाद इनको टिकट दिया गया। और इससे पूरी कांग्रेस में एक एकजुटता दिखाई दे रही है, कोई लॉबिंग नहीं है, कोई गुटबंदी नहीं है, तो कांग्रेस एक यूनिट होकर के लड़ रही है, लड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब हम महान जी की जो नेगेटिव पॉइंट है उसके बारे में बात कर रहे थे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत अच्छी छवि है, नीट एंड क्लीन है, तो बहुत कोई खास ऐसा इनका नेगेटिव पॉइंट नहीं है। बस ये है कि ये वहाँ रहते नहीं है। वहाँ जो दूधाधारी टेम्पल है वो रायपुर में जरूर है, लेकिन ये बाहरी है। और इससे पहले 2 बार जो पामगढ़ मैंने बताया या फिर जो जयजयपुर बताया, ये बाहरी सीट है और वहां से इनको लाया गया है और लोग इनको उतना जानते नहीं है, इसलिए कि वो बाहरी है। तो ये इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव काम कर रहा है, लोगों को लग रहा है कि बाहरी कैंडिडेट है। दूसरा जो इनका नेगेटिव पॉइंट है वो है बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होना। जिस तरह से मैंने बताया कि बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर में लगभग सभी लोग जानते हैं, जो वोटर है, जो वोट करता है, जिसका इलेक्टोरल रोल में नाम है। तो ये गुरु है, महान है, ठीक है,
लेकिन अभी लोग कह रहे हैं वहाँ, मैंने खुद रायपुर साउथ में बहुत सारे वार्ड में, बहुत सारे बूथ में काफी सारे लोगों से बात किया, खासकर महिलाओं से बात किया, तो उन्होंने कहा कि वो महान थे, अच्छे व्यक्ति हैं, सम्मानीय व्यक्ति है, सब ठीक है, लेकिन वो आए नहीं, हम लोग उनको उतना जानते नहीं, जब जानेंगे तब देखा जाएगा। इन सब बातों का जायजा लेने के बाद अब बारी आती है इस सीट की प्रेडिक्शन की। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मिस्टर बृजमोहन अग्रवाल, जो अभी तक एक भी चुनाव नहीं हारे हैं और 1990 से लगातार जीतते आ रहे हैं, इस बार वो महान जी से हार जाएंगे, यानी कि ये सीट कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है और इस बार उनको हार का सामना करना पड़ेगा। उनके जो हार का मार्जिन, मैंने जो अपने तजुर्बे से, मैंने जो रायपुर में जितना दिन काम किया, जितने लोगों से बात किया, और आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जब मैं पहले रायपुर दक्षिण के बारे में बात करना शुरू किया, लगभग 35-36 रिपोर्टर से मैंने बात की और जो सैंपल साइज था, जितना अलग अलग कंपनी, डिफरेंट तरह की कंपनियों ने, दिल्ली की या बाहर की कंपनी, कई कंपनियों ने जो काम किया, सर्वे किया, तो उनका मेरे पास लगभग 3,500 से 4,000 का सैंपल मेरे पास था। और आपको बताऊं, जो सर्वे वगैरह होता है वो 500 से 1000 सैंपल बहुत इनफ होता है, पर्याप्त होता है। लेकिन ये 3,500 से 4,000 का सैंपल साइज प्लस 35-36 रिपोर्टर में से 32-33 बोल रहे कि बृजमोहन अग्रवाल जीत जाएंगे, सर्वे में से 3,500-4,000 सर्वे में दिखाया जा रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल जी जीत सकते हैं, वो आगे चल रहे हैं, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। तो इसके लिए मैंने रायपुर साउथ की बहुत सारे बूथों में, वार्डों में काफी महिलाओं से, यंग वोटर से, बूढ़े वोटर से, जो बिल्कुल कट्टर भाजपाई थे, कुछ कट्टर कांग्रेसी थे, सभी से बात किया। सभी से बात करने के बाद एक अपना एनालिसिस तैयार किया और उसकी बुनियाद पर मैं प्रेडिक्शन तैयार किया हूं कि इस सीट पर क्या होगा। तो मेरा मानना है इस बार बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण से हार जाएंगे और महान राम सुंदर दास जी इस सीट को जीतने में कामयाब हो जाएंगे। और इनके जो वोट मार्जिन हो सकता है, बृजमोहन अग्रवाल के हारने का वोट मार्जिन मैंने तय किया है, जो मेरे हिसाब से जो हो सकता है वो है 17,700 से लेकर के 22,000 तक। 22,000 से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम एक बैंड लिया है कि 17,700 से 22,000 वोटों से मिस्टर बृजमोहन अग्रवाल इस बार हार सकते हैं और राम सुंदर दास 22,000 वोटों के आसपास से वो जीत सकते हैं और ये सीट सालों बाद भाजपा से कांग्रेस की गोदी में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अभी तक हम बात कर रहे थे कुछ ऐसी सीटों की जिसमें काफी टक्कर थी या फिर इंटरेस्टिंग सीट थी, वीवीआईपी सीट थी। अब हम चलते हैं अपने वीडियो के आखिरी सम की ओर, जो पूरे छत्तीसगढ़ का आकलन है, रीजन वाइज, यानी कि संभाग, अलग अलग संभाग का एक आकलन और फिर पूरे स्टेट का एक आकलन। पूरे छत्तीसगढ़ को 5 संभागों में, यानी कि 5 रीजन में बांटा गया है। पहला है बस्तर, दूसरा है सरगुजा, तीसरा है दुर्ग, चौथा है रायपुर और फिर बिलासपुर। तो मैं आपको एक एक संभाग में क्या क्या हो सकता है, किसको कितनी सीट आ सकती है, पहले वो बताऊंगा, फिर टोटल आपको बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं बस्तर की। बस्तर में कुछ 12 सीटें हैं, जिनमें से 7 से 9 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और 3 से 5 सीटों पर भाजपा जीत सकती है और शायद एक आध सीट यहाँ से इंडिपेंडेंट भी जीत सकती है या अन्य कोई पार्टी जीत। दूसरा जो है सरगुजा रीजन में कुल 14 सीटें हैं और 7 से 9 में कांग्रेस की जीत नजर आ रही है, जबकि 4 से 6 में भाजपा जीत सकती है। तीसरा जो संभाग है वो है दुर्ग में कुल 20 सीटें हैं, जिसमें से 12 से 13 कांग्रेस के जीतने का अनुमान है और 7 से 8 या उसके कुछ आसपास, अब मैं 12 से 13 बोले, 11 भी हो सकता है या 14 भी हो सकता है, या फिर 7 से 8 में 6 या 9 भी हो सकता है, ऐसे संभावना है। लेकिन 12 से 13 मैंने कांग्रेस के लिए रखा है और 7 से 8 भाजपा को जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं रायपुर शहर की। रायपुर में कुल 20 सीटें हैं, 12 से 14 जो है वो कांग्रेस की झोली में जाती हुई दिख रही है, 4 से 5 भाजपा और एक आध सीटें इंडिपेंडेंट जीत सकती है। आखिरी जो संभाग है वो है बिलासपुर में कुल 24 सीटें हैं। 24 सीटों में से 12 से 14 कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही है, 6 से 8 भाजपा को और 0 से 2 सीट अदर्स भी जीत सकते हैं। दोस्तों, अब रीजन वाइज आकलन बताने के बाद अब हम आते हैं पूरे छत्तीसगढ़ का आकलन। छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल डेमोग्राफी के बारे में। छत्तीसगढ़ में कुल राज्यसभा की कुल 5 सीटें, लोकसभा की 11 सीटें और विधानसभा की यानी कि असेंबली सीट 90 है, जिसमें से बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत है, यानी कि 45+1 जिसको आ जाएगा उसकी सरकार बन जाएगी, या सरकार बनाने के लिए कम से कम 46 सीटों की जरूरत पड़ेगी। 46 सीट जो पार्टी ला देगी या जो गठबंधन आएगी उसकी सरकार बन जाएगी। तो इन 90 सीटों में मैं टोटल जो आकलन किया हूँ वो इस तरह है, कुछ इस तरह से है। कांग्रेस को 54 से 60 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। मैंने जो अपना प्रेडिक्शन तैयार किया है, मैंने जो अपना बनाया है, उसमें कांग्रेस को 54 से 60 सीटें मिलती हुई दिखाई है कि कांग्रेस 54 से 60 सीट पा सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी को 22 से 27 सीटें मिलने का अनुमान है और 3 से 5 सीट अदर्स के खाते में दिखाई दे रही है, यानी कि 3 से लेकर के 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर इंडिपेंडेंट या दूसरी पार्टी, अन्य पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। तो दोस्तों, ये था छत्तीसगढ़ स्टेट असेंबली इलेक्शंस का पूरा लेखा जोखा, पूरे टोटल प्रेडिक्शंस। और आपको मैं बता दूं कि जो रायपुर साउथ के बारे में बताया है मैंने, 17,000 से लेकर 22,000 तक की जो प्रेडिक्शन की है, इसका एक इक्वेशंस के बारे में डिटेल वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा। लेकिन चूंकि अभी मेरे पास
बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अभी एमपी और छत्तीसगढ़ के बारे में भी मुझे वीडियो बनाना है, वहाँ का भी आकलन, वहाँ का भी एनालिसिस तैयार करना है, तो इसीलिए मैं भी उस टॉपिक को भी रहने दे रहा हूँ। लेकिन आप तब तक द पॉलिटिकल पल्स को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।